हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, पियानो के कुछ एक्सियम्स देखेंगे। जैसे हमने यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर हमने क्या देखे थे, कुछ पोस्टुलेट और कुछ एक्सियम्स देखे थे, है ना। तो जो यूक्लिड ने क्या दिया था, ज्योमेट्री के ऊपर जो थे वो एक्सियम दिए थे। लेकिन जो ये है आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, आई थिंक जोसेफ पियानो जो है, ठीक है। तो जोसेफ पियानो ने कुछ आपके 5 एक्सियम दिए थे। हम देखते हैं वो 5 एक्सियम क्या क्या थे। ठीक है, तो इसने पहले एग्जाम में तो क्या बोला कि 1 जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। भाई हमें पता है ये 1 2 3 अप टू n तक क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो 1 नेचुरल नंबर ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, सेकंड एग्जाम जो है इसने वो क्या दिया कि जो एवरी नेचुरल नंबर है ना, हैज़ अ सक्सेसर इन द नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, अगर हम उसका सक्सेसर का मतलब होता है जो उसके बाद में आता है, तो वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो जैसे कोई भी उठा लो, जैसे 5 हमने ले लिया, तो 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 6। तो 6 भी नेचुरल नंबर है। 7 उठा लो, तो 7 के बाद नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इसका सक्सेसर 8। 8 भी नेचुरल नंबर है। इट मीन्स कि n और n के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, n+1। तो जो नेक्स्ट होगा ना, नेचुरल नंबर के बाद का जो भी सक्सेसर होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये बोल रहा है ये सेकेंड एग्जाम। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है कि 1 जो है इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। मतलब 1 जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं होगा। कैसे, देखो 1 से पहले क्या आता है, 0 ही तो आती है। तो 0 तो नेचुरल नंबर आपका होता ही नहीं है ना। 0 अगर किसी नंबर में 0 हमें याद होगा 0 1 2 3 जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो तो क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं। तो इसीलिए बोला है कि 1 जो है वो किसी का सक्सेसर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 ही है ना 1 से पहले तो। ठीक है, इफ़ द सक्सेसर ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज द सेम, अगर किसी 2 नेचुरल नंबर का सक्सेसर सेम हो जाता है तो वो दोनों जो नंबर है ना वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी m है, m के बाद m+1 है, n का जो सक्सेसर है वो क्या होगा, n+1। तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगाया है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब इनके सक्सेसर इक्वल हो जाते हैं कि नहीं, 2 नेचुरल नंबर के, तो वो 2 नंबर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा क्या कहते हैं, फोर्थ एक्सियम कहते हैं। ठीक है, इफ अ सेट कंटेन 1 and the successor of every natural number is in the set, then the set contain the natural number। अब क्या बोल रहा है कि किसी भी सेट के अंदर, अब कोई भी सेट अगर 1 को कंटेन कर रहा है ना, और उसका जो सक्सेसर होगा एवरी नेचुरल नंबर का वो भी सेट के अंदर है, तो इसका मतलब सेट क्या कंटेन कर रहा है, नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन को मतलब अच्छे से प्रूव करके दिखाएंगे, वो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, और इतना टाइम भी नहीं होता एग्ज़ाम में कि हम प्रूव करने बैठे। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अगर Pn कोई भी गिवन स्टेटमेंट है और n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 3 स्टेप देखे जाते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। पहला स्टेप क्या होता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। मतलब उस स्टेटमेंट के अंदर हम क्या रख के देखेंगे, n को 1 रख के देखेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है कि वो स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू है या फिर नहीं है, तो हम वो देखेंगे। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है, जब हम k+1 रख के देखेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक, इसकी वैल्यू क्या होती है, n × n+1/2। तो स्टेप 1 में हम क्या देखेंगे कि ये 1 के लिए ट्रू है या फिर नहीं है, यही चेक करेंगे। तो हम n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करोगे तो 1 × में 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। 2/2 क्या हो जाएगा, 1। तो 1 के लिए तो ट्रू है ना, क्योंकि 1 आपका नेचुरल नंबर ही है। n = k के लिए देखोगे तो n की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो k × k+1/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, k को 3 रख के देखती हूँ। अगर मैंने k को 3 रखा तो यहाँ रख लेते हैं हम 3, और 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 2। 2 से 4 कट जाएगा तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐड भी करके देख सकते हो कि 1 + 2 + 3, पहली 3 टर्म का सम भी कितना आ रहा है भाई, 6 ही आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम k+1 के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो k+1 के लिए भी क्या आएगी, ट्रू ही आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ना जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम और रेडिक्स रिप्रेजेंटेशन थ्योरम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आपका कि जी, कोई भी जी जो है वो एक किसी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इज सच दैट कि जी जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है, देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए, ठीक है। तो फिर उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, अब इसको रिवर्स में देखो, आर नोट प्लस में R1 प्लस में Rn-1 और फिर क्या है Rn, ठीक है। फिर वैसे ही g है, g रेज टू द पावर 0 1 फिर n-1 और n, ठीक है, जहाँ पे Rn की जो वैल्यू है वो 0 से g के बीच में होगी और n की वैल्यू 0 से g के बीच में होगी, ठीक है, फॉर ऑल 0 1 2 3 तक, ठीक है। बेसिकली हम इस पे क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा कि ये थ्योरम क्या कह रही है, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मुझे कुछ इस टाइप से दे रखा है कि 128 इसके बेस में क्या है, 8 है और उसको मुझे बेस 4 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे, हमें क्या करना है, 128 बेस में 8 है और उसको हमें बेस 4 में कन्वर्ट करना है। तो पहले कुछ भी हो हमें उसको बेस 10 में लेके आना है, उसके बाद हम बेस 4 तक जाएंगे, ठीक है। तो 10 तक आएंगे पहले हम, तो 1 2 8 है, इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 1 2 और 8, ठीक है, बीच में सबके प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। अब देखो कितनी पावर कितनी हमें बेस में क्या पावर दे रखी है, 8, ठीक है। तो वही इनटू में लिखेंगे 8 8 और इनटू में 8, ठीक है। यहाँ पे पावर 0 1 और 2, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस में 8 2 जा कितना होता है 16 और 8 रेज टू द पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 1 ही होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, ठीक है। 16 और 8 कितना हो गया अभी 24, तो 4 और 4 8 और 6 और 2 कितना हो गया 88, सॉरी 87, ठीक है। ये हमारा बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें तो बेस किस में जाना है, 4 में जाना है। तो 4 में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो 87 जो है हमारा 4 में जाना है, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, बचा कितना 3, ठीक है। फिर से 4 पे जाएगा तो 4 5 जा 20, बचा कितना 1, फिर से 4 पे जाएगा तो बचा कितना 1 पे जाएगा तो बचा कितना 1। तो हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, 1 1 1 1 1 3 बार है ना, और फिर क्या है 3, तो ये हमारा बेस 4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि 4 3 2, अगर बेस पावर 4 है और मुझे किस में जाना है, बेस 7 में जाना है, ठीक है। तो पहले हम बेस 10 में जाएंगे, कैसे जाएंगे 4 3 2, ऐसे ही करना है, प्लस प्लस, बेस 4 गिवन है तो इनटू में क्या करेंगे 4 गिवन करेंगे, जैसे वहाँ पे 8 गिवन था तो इनटू में हमने क्या किया था 8 किया था, है ना। तो 0 1 और 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 4 जा 64, 3 4 जा 12 और ये हमारा फिर से 1 हो जाएगा तो ये बच गया 2, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 78, बेस पावर कितनी आ गई 10, लेकिन हमें तो बेस पावर कितने में जाना है 7 में जाना है ना। तो हम जाएंगे 7 में, तो उसके लिए क्या करेंगे इस टाइप से लिखेंगे ना, तो 7 से जाएगा तो 7 1 जा 7, फिर से 7 1 जा 7, बचा कितना भाई 1, ठीक है। फिर से 7 पे जाएगा 7 1 जा 7, बचा कितना 4, ठीक है। तो अब तो नहीं जाएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 4 और फिर ये, तो 1 4 1, बेस पावर कितनी आ गई 7। तो आई होप क्लियर है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पे बेस एडिशन को समझते हैं कि एडिशन किस टाइप से होगी, ठीक है। एक तो हमें ये याद रखना है कि एडिशन जो है वो हमेशा किस में होगा, सेम बेस पावर में होगा। जैसे यहाँ पे दोनों में सेम बेस पावर गिवन है, तो हम लिखेंगे कैसे, इन दोनों को ऐड करना है 2 4 1 बेस पावर 7 और 5 6 1 बेस पावर 7, इनको हमें ऐड करना है। तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 तो 7 से बड़ा आ गया, तो हम फिर से ऐसे ही करेंगे
7 1 जा 7, बचा कितना 3, 3 को हम यहाँ लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 1, तो 1 हमारा चला जाएगा यहाँ। 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 1 8, 8 फिर 7 से बड़ा हो गया, तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, 8 को यहाँ 7 से जाएगा तो 7 1 जा 7 और 1 हमारा बच जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब जो 1 हमारा कैरी जाएगा वो 1 यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि और तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं भाई, एडिशन करते हैं, ठीक है। एक हम मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। टू 4 1 बेस पावर 7 है। मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा किस में होगी भाई, सेम बेस पावर में ही होगी, ठीक है। जैसे 2 4 1 7 और क्या है 5 6 1 7, ठीक है। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, और सारे ही 7 से छोटे हैं तो एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, तो 6 1 जा 6, ठीक है। 6 4 जा 24, 24 7 से बड़ा है तो 24 को हम फिर से ऐसे लिखेंगे, और 7 से जाएगा तो 7 3 जा 21, बचेगा कितना 3, 3 बचेगा तो 3 को हम लिखेंगे यहाँ, और जो ये 3 हमारा बच गया वो क्या चला जाएगा 3 कैरी। 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 फिर से 7 से बड़ा है तो 15 को यहाँ लिखेंगे, 7 2 जा 14, बचा कितना 1, इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, कैरी कितना जाएगा 2, लेकिन आगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ है ही नहीं तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है। उसके बाद फिर डबल क्रॉस आता है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 फिर क्या है बड़ा है ना 7 से, तो 20 को यहाँ लिखेंगे, और 7 से जाएगा तो 7 2 जा 14, बचेगा कितना 6, 6 यहाँ आ जाएगा, 2 फिर से कैरी चला जाएगा है ना, तो 2 को यहाँ रखो, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 फिर से बड़ा है तो 12 को फिर डिवाइड करोगे, सही जा रहे हैं ना, हाँ। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, बचेगा कितना 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, बचा कितना 1, 1 हमारा क्या जाएगा कैरी, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, 1 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 फिर से 7 से बड़ा है, ऐसे सिंपल ऐड नहीं करना, ठीक है। तो 10 को यहाँ लिखो रखोगे तो फिर से 7 पे जाएगा, तो 7 1 जा 7, बचा कितना 3, तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे, और 1 हमारा क्या चला जाएगा भाई कैरी, तो 5 3 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11, ठीक है। फिर 11 भी 7 से बड़ा है तो इसको फिर से करके देखेंगे, 7 1 जा 7, बचा कितना 4, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा कैरी चला जाएगा, ठीक है। जो यहाँ बच जाता है वो कैरी चला जाता है, और जो यहाँ बच जाता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 6 7 और कितना हो गया 8, 8 भी 7 से बड़ा है, 8 भी 7 से बड़ा है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 7 1 जा 7 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 हमारा कैरी चला जाएगा। 5 2 7 और 1 8, सेम ही आ जाएगा ये, तो 1 यहाँ और 1 हमारा कैरी, तो ये मेरी क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन। ये हाईएस्ट लेवल है जो कि आप DSSB KVS NVS हर एग्ज़ाम में देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रियल फंक्शन। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट जो बेसिक इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी इसमें कवर हैं, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं है। तो पहला फंक्शन हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं भाई, SGMX, ठीक है। बेसिकली फंक्शन है मोड ऑफ x अपॉन x, जब x आपका नॉन जीरो है, और जीरो है जब x इज इक्वल टू जीरो है। अगर आप ये याद नहीं कर सकते तो ये इजी है याद करना कि f(x) इज इक्वल टू, मतलब फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि -1 होगा जब x लेस देन जीरो है, और 0 होगा जब x क्या है 0 है, और 1 होगा जब x क्या है ग्रेटर देन 0 है। इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो जब x क्या है ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू कैसी आ रही है 1 आ रही है हमेशा, तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आ रही है, और लेस देन 0 के लिए क्या आ रही है -1 आ रही है। तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप फंक्शन भी इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है फंक्शन को इस टाइप से लिखा जाता है, और ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x होता है, और लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है, जो कि हम नेक्स्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें फंक्शन को हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं कि
एक्स वैल्यू कब आएगी, जब एक्स आपका क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। और एन कब आएगी, जब एक्स आपका एन और एन प्लस वन के बीच में होगा, और लेस देन इक्वल टू यहाँ देखो एन पे ही आया हुआ है, क्योंकि एन ही वैल्यू आएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना। देखो क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, जैसे यहाँ वन है, वन को ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा हुआ है तो वन ही आएगा। 3.5 को अगर लिखा हुआ है तो क्या आएगा, 3 आएगा, ना कि 4 आएगा। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि अगर x आपका n और n प्लस वन के बीच में है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है तो n वैल्यू आएगी। तो जैसे 9.9 है तो 9 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अगर 10.2 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ आपका स्टेप टाइप में होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन बोलते हैं। देखो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी इजी है, कुछ भी ऐसा मुश्किल है नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो एफ एक्स जो है वो क्या होता है, देखो लीस्ट इंटीजर को कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और लीस्ट इंटीजर को ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। और लीस्ट इंटीजर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। जैसे वहाँ पे क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स था, तो लीस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स होगी, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर से बिलोंग करेगा तो वैल्यू एक्स ही आएगी। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू एन और एन प्लस वन के बीच में है तो क्या आएगा, एन प्लस वन आएगी वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रखा है, ठीक है। यानी कि देखो जब 5 लिस्ट इंटीजर में है तो 5 ही आएगा। अब जब 5.9 है तो क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर यही 5.9 अगर आपका किस में होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता, तो क्या वैल्यू आती, 5 आती। लिस्ट इंटीजर में है तो n प्लस वन वैल्यू आएगी। तो आई होप समझ आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं क्या, x प्लस के लिस्ट इंटीजर में है तो हम क्या करेंगे, k कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और जो लिस्ट इंटीजर है वो हमारा इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। k बिलोंग टू एनी इंटीजर। फिर क्या है कि माइनस एक्स लिस्ट इंटीजर में है तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो माइनस एक्स जब x बिलोंग्स टू z है, और माइनस एक्स प्लस वन जब x नॉट बिलोंग्स टू z है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, अगर ध्यान में रहे तो याद रखना, ठीक है। x1 प्लस x2 का लिस्ट इंटीजर ऑलवेज लेस होगा, लेस देन इक्वल टू होगा लिस्ट इंटीजर ऑफ x1 प्लस में x2, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है। इसको तो आप किसी भी एग्जांपल से भी देख सकते हो, जैसे 3.9 प्लस 2.1 है, ठीक है। तो लिस्ट इंटीजर की बात है तो इन दोनों को ऐड करो पहले, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10.3 to 5 और 6, ठीक है। तो लिस्ट इंटीजर भी 6 ही आएगा, पॉइंट में तो है ही नहीं। और 3.9 का जो लिस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, 4, और 2.1 का भी कितना होगा, 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो 7 बड़ा हो गया ना इससे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। एक लास्ट जो है इसके अंदर हमारा वो क्या है कि ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि x रेज टू द पावर n माइनस में a रेज टू द पावर n इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a, ठीक है। x रेज टू द पावर n माइनस में a रेज टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a, ठीक है। जब आपका n क्या होगा, इवन होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इवन हम 2 लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो x प्लस ए से वो हमेशा डिविजिबल होगा ही जब इवन होगा तो, ठीक है। फिर क्या है कि x रेज टू द पावर n प्लस में a रेज टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a जब आपका n क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बेस पे हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे ये दे रखा है कि 10 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 11, ये कुछ हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, हम इसको हम मान लेते हैं कि n क्या है हमारा, इवन है। अगर n इवन है तो हमने क्या देखा अभी, किससे डिविजिबल होगा, ये x प्लस ए से डिविजिबल होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर n माइनस 1 रेज टू द पावर n, इस फॉर्म में लिख लिया इसको। ये किससे डिविजिबल होगा, x प्लस ए से। तो x हमारा 10 है,
ए हमारा 1 है तो 10 + 1 यानी कि 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारा मतलब जो ये है ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 ही पूछा गया है, तो वो इवन वैल्यूज़ के लिए होगा। ठीक है, आप ऑड रख के देखोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे दिखाया भी गया है कि अगर आप ऑड रख रहे हो तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए भाई, x - a से। x - a से अगर डिवाइड होगा तो 10 - 1 तो 9 हो गया, लेकिन यहाँ तो क्या बोला गया है कि किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 10⁻² 2n - 1 +1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये किससे डिविजिबल होगा भाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया भाई, n को 1 पुट कर दिया। मैं देख रही हूँ किससे डिविजिबल होगा, तो 10 2 इंटू में 1 - 1 तो क्या हो जाएगा 1, तो 10 प्लस में 1 किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से। ठीक है, फिर मैंने n को 2 पुट कर दिया तो 10³ + 1 आ गया, जो कि 10 का क्यूब क्या होता है 1000 + 1, ये ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये भी 11 से डिविजिबल है। तो यानी ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है भाई, 11 से ही डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद आपकी एक और थ्योरम है जो कि है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, बस ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी इसकी। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, जो भी आपके कंपोजिट नंबर हैं उसको किस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने 525 को हम डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आई थिंक सबको ही आता होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5² इंटू में 3⁻1 इंटू में 7⁻1, जो कि सारे ही प्राइम हैं। इसी के साथ हमारी एलिमेंट्री थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।